हेलो। मैं हूं मुकुल और आज की क्लास में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आज बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? बेसिकली आप लोग तो पहले से भी ओम्स लॉ के बारे में बहुत अच्छी तरह से 9th में पढ़े होंगे कि ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ना होगा, तो ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं। बेसिकली क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ आप लोग यही जानते होंगे, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आई आर, बट थोड़ा सा डिफरेंस हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि ओम्स लॉ, बेसिक जो ओम्स लॉ होता है वो V इज इक्वल टू आई आर नहीं होता है। बेसिक ओम्स लॉ जो पिछले वीडियो में हम बताए थे करंट डेंसिटी के बारे में, तो ओम्स लॉ करंट डेंसिटी से रिलेटेड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। तो ओम्स लॉ, बेसिक ओम्स लॉ बोलता है कि जे मेरा जो करंट डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसी के रेशियो में मेरा करंट डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो यहाँ यदि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं, हटाते हैं, तो क्या होगा? जे एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा ई। तो यहाँ सिग्मा जो है क्या है? सिग्मा को कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके। अब जरा ये देखें। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो डैट आल्सो, हम नो डैट जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ वोल्टेज भी डेवलप होगा। और उसका यदि लेंथ है, सपोज डेट मैंने मान लिया कि ए कंडक्टर है, ठीक है, और डायमेंशन इसका लेंथ जो है एल है, और हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ और यहाँ के बीच, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अप्लाई कर रहे हैं इस साइड, तो पोटेंशियल भी इस साइड होगा। तो इस केस में यदि बात करें कि पोटेंशियल के टर्म में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल, मतलब लेंथ, उसके अक्रॉस जो लेंथ है वो। ठीक है। एंड ऑल्सो नो डेट क्या जानते हैं कि जे जो होता है, पिछले क्लास में पढ़े थे कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी एक्चुअली होता है कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, आई अपॉन है। तो हम इक्वेशन इसको यदि 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से यदि देखते हैं तो फ्रॉम 1 से जे के जगह पे हम आई अपॉन ए लिख सकते हैं, और सिग्मा, ठीक है। ई के जगह पे हम भी अपॉन एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एल इंटू भी, है ना। या ये भी कर सकते हैं भी इज इक्वल टू एल बाई ए इंटू 1 बाई सिग्मा इंटू आई, देख सकते हैं। इसको उधर भेज देते हैं। और 1 बाई सिग्मा एक कांस्टेंट ही है, तो 1 बाई सिग्मा का एक अलग नाम देते हैं जिसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यदि हम 1 बाई सिग्मा की जगह
रॉ रख दे रेजिस्टिविटी, तो क्या हो जाएगा आप रॉ L/A इंटू आई। और ये जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यही बन जाता है आफ्टर ऑल V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहाँ की वेयर R इक्वल टू रॉ L/A। R क्या होता है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ठीक, रॉ क्या है, रॉ रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ डायमेंशंस, मतलब डायमेंशंस पर निर्भर नहीं करता है रेजिस्टिविटी। डायमेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इस सब पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल कैसा है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल। ठीक है, जैसा मटेरियल होगा, जैसे कॉपर है तो कॉपर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा देन द आयरन से, है ना। इसी तरह से सिल्वर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, तो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। ठीक है, चाहे उसका लेंथ कुछ भी ले, इससे मतलब नहीं है, रेजिस्टिविटी का लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, रेजिस्टेंस का लेना देना है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी से भी लेना देना है, लेंथ से भी और एरिया से भी। ठीक है, तो इस तरह से ये ओम्स लॉ होता है। अब V इक्वल टू आई आर, ये निष्कर्ष निकल गया। तो यहाँ पे हम देखें तो फाइनली ये हम लोग जो 10th में पढ़े थे वो रिजल्ट आया। यहाँ से जो मेन रिजल्ट जाता है I इज इक्वल टू 1/R इंटू V, ये मेन रिजल्ट होता है। इसको हम क्यों मेन बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिक ओम्स लॉ तो ये हुआ, बट हम करंट और वोल्टेज के रिलेटेड बात करें तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 1/R इंटू V, यहाँ की ये कॉन्स्टेंट है इंटू V। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि I जो है एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये एक इंडिपेंडेंट है। और हमेशा जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को y एक्सिस पर और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को x एक्सिस पर ऐसा लेके चलते हैं। तो हमेशा ये जनरल एक रूल्स का ले या कंसेप्शन है कि हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को राइट साइड में लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो नो डाउट उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और 1/R एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कि क्या होता है VI कैरेक्टरिस्टिक। तो लिख लो IV कैरेक्टरिस्टिक। तो IV कैरेक्टरिस्टिक यदि ड्रॉ करें तो y एक्सिस पर क्या होगा, I होगा, और x एक्सिस पे B होगा। तो इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह लग जल रहा है, I को यदि y मान लें और 1/R को m मान लें और v को x मान लें, तो y इक्वल टू mx का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रहा है जो कि ओरिजिन से पास होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। यानी जो इसका स्लोप होगा m, इसका स्लोप जो होगा, स्लोप यदि हम बोले कि इसका यदि थीटा है ये, तो tan थीटा यानी स्लोप क्या हो जाएगा 1/R, यानी जस्ट रेजिस्टेंस के अपोजिट होगा। यानी कि जितना वोल्टेज की ओर
स्ट्रेट लाइन होगा, यानी स्लोप जितना कम होगा, जितना झुका हुआ होगा वोल्टेज की ओर, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्लोप कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, इस मतलब जब स्लोप पॉजिटिव हो, है ना, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब आई और बी पॉजिटिव हो, है ना, तो इस केस में मेरा आई भी पॉजिटिव होगा। स्लोप जब पॉजिटिव है तो आई भी पॉजिटिव होगा, और इस केस में रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, है ना। इस केस में आई भी, इसको लिखना जरूरी नहीं है आई थिंक, इसको हम सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन है ना, तो पीछे भी जा सकता है। ठीक है, और पीछे जाएगा तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब ये आई भी निगेटिव, आई निगेटिव, तो ओवरऑल आर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया। अब बात करें जरा थोड़ा रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा बात और करना चाहते हैं यूनिट के बारे में, ये सब। ठीक है, तो जो यहाँ रेजिस्टिविटी है, मैंने यहाँ रेजिस्टिविटी लिखा है, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो इसको लिखना हम नहीं समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, और इसका जो यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका यूनिट होता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर, तो ये कट जाएगा तो यहाँ मीटर बचेगा, यानी इसका यूनिट होगा ओम मीटर, है ना। ओके, चलो डन, तो ये हो गया। और हमारा रेजिस्टेंस का ये निकल गया। अब देखो, रेजिस्टेंस भी निकल गया, सारा चीज़ निकल गया। एक चीज़ और कि ओम्स लॉ का कंडीशन क्या होगा कि ये वैलिड होगा, तो लिख लो, हेडिंग डाल लो अंदर ही इसके, कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ। क्या होगा कंडीशंस, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ, इसके दो मुख्य कंडीशन है। फर्स्ट, कि ये फिक्स टेम्परेचर पे हमेशा होना चाहिए, हमेशा ये फिक्स टेम्परेचर पे हम बात करेंगे कि कंडक्टर शुड बी ऑन फिक्स्ड और कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकेंड मोर थिंग, कि जो कंडक्टर होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, मतलब इन द सेंस ऑफ, मतलब डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अलग रूल लगता है। ठीक है, लीनियरिटी, क्योंकि भी इजिकल टू वाई आर, जो कि एक लीनियर है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, यानी कि ये हमेशा जो होगा वो लीनियर एलिमेंट में ही लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ओम्स लॉ अप्लाई ऑन लीनियर डिवाइसेस। लीनियर डिवाइसेस में कौन कौन आ सकता है, आरएलसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर में कौन कौन आएगा, डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ज़्यादा भी है, वो नॉन लीनियर डिवाइसेस। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और रिजल्ट आएगा, जो रेजिस्टिविटी है वो जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टिविटी के, या कंडक्टिविटी जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टिविटी के, तो इसमें बताने वाली बात नहीं है। ओके, वो मिस्टेक वो छूट गया था बताने के लिए, तो ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गया। अब देखो, एक चीज़ और बचा, हाँ, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी होता है, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी, इसका मतलब है कि यदि फिक्स टेम्परेचर ना हो तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे ये रीजन है कि, इसके पीछे ये रीजन है कि
क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो डिपेंडेंसी ऑफ, लिखो, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ 1 मिनट, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर क्या होगा? तो ये जानते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट 1 + α डेल टी। सब क्या होता है ये बताते हैं। आर नॉट जो है क्या है? नॉन रेजिस्टेंस एट नॉन टेम्परेचर, ठीक है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। डेल टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। और ये क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हो सकता है, लीनियर और पॉजिटिव और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होगा, तो वो हम देखेंगे। आरएलसी के केस में क्या होता है, और नॉन लीनियर डिवाइसेस के केस में क्या होता है, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के केस में क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक चीज इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो क्या है कि ये जो ओम्स लॉ लगता है V इक्वल टू वाई आर, कहाँ लगता है V इक्वल टू वाई आर और कहाँ लगता है J इक्वल टू सिग्मा ई, ये जानना इम्पोर्टेंट है थोड़ा। जरा देख लेते हैं। लो फ्रीक्वेंसी दो तरह से आप डिवाइड कर लो। एक लो फ्रीक्वेंसी के केस में, लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी, और हाई फ्रीक्वेंसी थ्योरी। लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एफ इजिकल टू 0 हो या एफ इजिकल टू 50 हर्ज हो, और हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एफ का मेगा हर्ज में वैल्यू होगा, सब मेगा हर्ज, गीगा हर्ज, मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? V इजिकल टू आई आर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में J इजिकल टू सिग्मा ई हम अप्लाई कर। लो फ्रीक्वेंसी के केस में F इजिकल टू 0 है, हम इस कंडीशन को DC का, और F इजिकल टू 50 हर्ट्ज के केस को ये तो जानते हैं AC बोलते हैं, नो डाउट, ठीक है। और ये जो है J इजिकल टू सिग्मा ई, इसी का नाम है बेसिक ओम्स लॉ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चंस देते हैं, आप इसका रिजल्ट बताइएगा, ठीक है। अगले क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। और देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस लिख लीजिए। ए क्यूबिक बॉक्स विच लेंथ is L and resistance is R by mechanical stress, its length
becomes double, then what is the new resistance? ओके, पढ़ने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।